Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is about valence bond theory. हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में वीबीटी को देखेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको वीबीटी के बारे में बताऊंगी। उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसकी लिमिटेशंस देखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लिनस पॉलिंग। इस थ्योरी को जो है वो एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जिसका नाम था लिनस पॉलिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज थॉट टू बी प्योरली कोवलेंट। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग है ना मेटल आयन और लिगेंड के दरमियान, आपको पता है कि कम्प्लेक्स होता है एक हमारे पास, एक उसमें मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है और साथ में उसके सराउंड पे लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स ने सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड किया होता है। So according to valence bond theory, bonding between metal ion and ligand is thought to be purely covalent। कि metal ion और ligand के दरमियान जो bonding है ना, according to VBT वो purely covalent थी, ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड इन मेटल complexes is formed by overlap of filled ligand orbital containing a lone pair of electron with a vacant hybrid orbital of metal atom। इसमें क्या होता है ना कि लिगेंड के पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर को वो कंटेन कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिटल में, ठीक है। तो वो किसके साथ फिर करते हैं कि ओवरलैपिंग कर लेते हैं, जो मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना उनके साथ जब ये ओवरलैपिंग करते हैं ना तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर आप इस बात को समझें तो ये है कि हमारे पास जो मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं ना अकॉर्डिंग टू वीबीटी वो प्योरली कोवलेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास थी इसकी डेफिनेशन। और इसके अलावा जो हम वीबीटी में कुछ ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जैसे कि हमें पता है, आपको पता होना चाहिए कि sp3, ठीक है, sp3 हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है। sp3 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री का नेम है, ठीक है। sp3 होगी ना तो भी हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। अगर हमारे पास dsp2 होगा तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर बनेगी, ठीक है। यानी कि टेट्राहेड्रल के केस में स्टूडेंट दो केसेस हैं जो कि मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आती है तो इसका मतलब है कि उस कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, क्योंकि आप खुद देखें एक s है और 3 p है तो टोटल 4 हो गए, तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। अगर हम बात करें dsp2 तो ये भी टेट्राहेड्रल के केस में आता है, लेकिन तब इसका क्या होगा कि स्क्वायर प्लेनर इसको नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक d भी इन्वॉल्व हो गया है, 4 ही ऑर्बिटल है। आप अगर देखें एक d का, एक s का और 2 p के, ठीक है। तो इसको अगर dsp2 आ जाती है तो इसको हम स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, आगे जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन टेट्राहेड्रल में जो ज्योमेट्री होगी वो एक sp3 होगी, ठीक है, और dsp2 दो केसेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिसमें हमारे पास 5 लिगेंड होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास अगर dsp3 होगा तो उसे हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बोलेंगे। अब एक d एक s, दो हो गए और 3 p, तो टोटल 5 हो गए ना। तो dsp3 होगा तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और अगर sp3d होगा तो स्क्वायर पैरामिडल होगा, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल के केस में भी दो तरह की ज्योमेट्री बनती हैं, लाइक d2sp3 और sp3d2। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए एज कि ऑक्टाहेड्रल के केस में दो तरह की ज्योमेट्री होती है, d2sp3 और sp3d2। ये बेसिकली अब ये d2sp3 क्या है, अगर d2sp3 है ना तो इट्स मीन कि इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए पहले d2 आया, यानी कि d के दो ऑर्बिटल हैं, एक s के और 3 p के हैं, ठीक है। तो d2sp3 इसे हम इनर ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें sp3d2, अब आप देखें कि d2 बाद में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैं अभी बोल रही हूँ इसकी डेफिनेशन, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास जो d2sp3 ये है ना, ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कब होता है, जब हमारे पास एक कम्प्लेक्स में 6 लिगेंड होते हैं। जब हमारे पास 6 लिगेंड होते हैं तो हमारे पास क्या होता है ना कि उस ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर d2sp3 है ना तो ये इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स होगा, जिसमें क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन यूज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ 2d 1s
एंड 3p ऑर्बिटल। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि 2d के ऑर्बिटल हैं, एक s के और एक 3p के हैं। तो इसे हम बोल रहे हैं इनर ऑर्बिटल ऑक्टाइडल कम्प्लेक्स, क्योंकि आप इसमें इनर डी को यूज़ कर रहे हो। और दूसरा जो है ना वो sp3d2 है, इसको आप बोलोगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाइडल कम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑक्टाइडल हाइब्रिडाइजेशन यूज इन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल। सो ये स्टूडेंट ज्योमेट्री थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ कि अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक है, अब बात यह है कि कम्प्लेक्सेस के पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वीबीटी में एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखना होती है वो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो वीबीटी में हमारे पास 3 तरह के लिगेंड होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, द सेकेंड वन इज़ एवरेज लिगेंड एंड द थर्ड वन इज़ वीक लिगेंड। ठीक है, आपको जब लिगेंड के बारे में पता होगा तो आपको वीबीटी करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको लिगेंड का ही नहीं पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो इस तरह आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते वीबीटी को, कम्प्लेक्स को वीबीटी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसे होंगे जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, इट विल ऑलवेज पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन मेटल एटम। इसका मतलब है कि पहली बात तो ये है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा गुड डोनर होते हैं, वो हमेशा पेयर कर देते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम के, उनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल COCN NH3 ये एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर हम एवरेज लिगेंड की बात करें तो ये एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इट कैन एक्ट एज अ वीक लिगेंड एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये वीक लिगेंड के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ कम्प्लेक्स। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस पर भी एक्ट करते हैं। अब अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो NO2 नेगेटिव, EN वाटर, NH3 EDTA, SCN नेगेटिव, OH ये सारे एवरेज लिगेंड हैं। अगर हम वीक लिगेंड की बात करें तो वीक लिगेंड पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, ये कभी भी जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको ये पेयर नहीं करते। इनमें अगर हम एग्जांपल देख लेना तो हैलोजन्स आ गए लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा SCN। अब आप ये भी एक अगर आप देखें इस पर थोड़ा गौर करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, और वीक लिगेंड वो हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब आप खुद सोचें कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो क्या वो ईजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सो वो वाले मोस्टली वीक लिगेंड होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको पता है हैलोजन्स हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना तो ये एक्ट करते हैं एज अ वीक लिगेंड। और काम क्या होता है इनका, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे ना वो इलेक्ट्रॉन्स को ना पेयर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके d ऑर्बिटल में तो वो उसको पेयर कर देंगे, लेकिन जो वीक लिगेंड होते हैं ना वो पेयर अप नहीं करते। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, एवरेज लिगेंड का और वीक लिगेंड का। आपने मेन इसमें जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो ऑलवेज पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम वो पेयरिंग कर देते हैं। एवरेज लिगेंड कुछ केसेस में पेयर करते हैं, कुछ केसेस में पेयरिंग नहीं करते। और अगर हम वीक लिगेंड की बात करें तो ये हमारे पास जो होते हैं ना वीक लिगेंड ये अनपेयर, मतलब ये हमारे पास पेयर नहीं करते हैं उसको जो मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब एज अ ट्रिक अगर आपने याद रखना है तो ये मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि वीक लिगेंड कौन से होंगे। ठीक है, जिनमें हमारे पास डोनर एटम अगर हैलोजन्स है ना, कोई भी हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे हमारे पास हैलोजन्स हैं। ठीक है, तो ये एक्ट करेंगे एज अ वीक लिगेंड। मैंने आपको इसकी वजह भी बता दिया है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तो हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, जिसमें भी ऐसा कम्प्लेक्स जो का आप देखोगे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एज अ लिंक कर रहा है कि ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे के साथ, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन्स ये सारे एक्ट करते हैं एज अ वीक लिगेंड। और अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमारे पास क्या होता है कि डोनर एटम जिनमें हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, अगर ये होंगे ना तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। अब आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि वीक लिगेंड हमारे पास पेयरिंग नहीं करेंगे जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास पेयरिंग करेंगे। वीक लिगेंड के केस में मोस्टली हैलोजन्स, ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह के ग्रुप आएंगे और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो हमारे पास होते हैं उनमें कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस आएंगे।
ठीक है। ये हमारे पास था लिगेंड का कॉन्सेप्ट, जो कि आपने वीबीटी में जो है इसको देखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि वीबीटी की कोई एग्जांपल लेते हैं कि अब हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स आ जाए तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमने उसको कैसे सॉल्व करना है और हमें किस किस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने कम्प्लेक्स लिखा हुआ है K4FeCN/6। स्टूडेंट, जब भी आपके सामने कम्प्लेक्स आएगा, आपने सबसे पहला जो काम करना है, जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होगा ना, अब ये चीज़ तो आपको पता चल जानी चाहिए। मैंने कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस इस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर बनाए हैं और एक मैंने सीक्वेंस से बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको ये साथ साथ इन चीज़ों का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती आई हूँ आपको लेके कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स है तो उसमें हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा और उसको लिगेंड्स ने सराउंड किया होगा। ठीक है, तो आपको इधर देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन है ना, तो यानी कि इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो अब आपके सामने एक कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, आपने देखना है कि इसमें जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है ना, आपने देखना है कि उसका हमारे पास जो उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो आयरन है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख ली। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखी है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारे पास आयरन है, जो हमारे पास 3D सीरीज होती है। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारी 3D सीरीज़ है। ठीक है, इसमें अब क्या होगा कि इससे ऊपर अगर आपने 3D सीरीज लिखनी है तो जो आपने नोबल गैस का यूज़ करना है वो आर्गन है, क्योंकि इससे पीछे जो है ना, आप पीरियोडिक टेबल अगर आप ओपन करें तो आपको देखेंगे कि 3D सीरीज से ऊपर वाली जो हमारे पास नोबल गैस है ना, वो आर्गन है। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने आर्गन लिख लिया। अब आयरन का तो एटॉमिक नंबर 26 है, आपने आर्गन लिखा। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का 18। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 18 है, 18 इधर हो गए। अब नेक्स्ट आपने लिखा 3D, 4S और 4B। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले आपने जो फिलिंग करनी है ना, वो एस में करनी है, क्योंकि इसकी एनर्जी लो होती है। फिर आपने डी में करनी है। अब मैंने आर्गन में 18 आ गए, अब 4S में 2 गए तो 18 और 2 20, और पीछे 6 रह गए और वो 6 जो है वो डी में आ गई, क्योंकि डी मैक्सिमम 10 करते हैं ना, 10 उसमें आ सकते हैं। तो इसमें मैंने 6, क्योंकि बचे ही 6 थे, आर्गोन ने 18 फुलफिल किए और 2 एस में चले गए। 18 और 2 20 और 3D 6 मैंने इसलिए लिखा है कि जो 6 बच गए वो मैंने डी में रख दिए। सबसे पहले तो आपके सामने कम्प्लेक्स आया, आपने सेंट्रल मेटल आइटम की हाइब्रिडाइजेशन की। जो दूसरा स्टेप आपने करना है, आपने क्या करना है कि उस सेंट्रल मेटल आइटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। और ये आपको मैंने आप पीछे जो मैंने आपको सिडविक थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आप किसी भी, मैंने आपको जब नोमेनक्लेचर करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपने किसी भी कम्प्लेक्स के अंदर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो आपने क्या उसका तरीका है। लेकिन फिर भी मैंने इधर भी साइड पे ये फाइंड की हुई है। जैसे कि आपको पता है कि K4, तो इसमें 4 हमारे पास के का 4 होगा। ठीक है, प्लस Fe की हमने फाइंड करनी है तो उसको एक्सपोज करेंगे। CNA के ऊपर -1 होता है, तो यहाँ पर 6 है ना, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो ना, तो -6 + 4 तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अब जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है ना, 2 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब आप इसका यही मतलब है ना कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। आपने वो किस में से करने हैं, एस में से निकालने हैं। ऊपर देखें, जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन वाली लाइन है उसमें क्या है, 4s2 था ना, लेकिन अब Fe +2 है तो वो मैंने एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। उस +2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन अब इसमें से निकले हैं, मैंने एस में से निकाल दिए। अब जो थर्ड स्टेप मैं करूँगी, मैं क्या करूँगी कि इनके ना मैं बना लूँगी ऑर्बिटर, यानी कि 3D का बनाया, 4s का बनाया और 4p का बनाया। अब 3D में 6 थे तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। फर्स्ट में मैंने 1 2 3 4 5 और 6 वाला मैंने दोबारा फर्स्ट में पेयरिंग कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपका नेक्स्ट काम है वो आपने ये देखना है कि उस कम्प्लेक्स के अंदर जो आपको लिगेंड है, ठीक है, लाइक CN हमारे पास लिगेंड है ना, आपने ये देखना है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मेरा वहाँ पे आपको शुरू में लिगेंड्स के अबाउट बताने का मकसद यही था, क्योंकि ये चीज़ इसमें यूज़ हो रही है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि क्या वो जो लिगेंड है, क्या वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग कर देगा।
जो मेटल के हमारे पास डी ऑर्बिटल है ना उनमें पेयरिंग कर देगा। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा ना तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। और मैंने आपको पीछे ये भी बताया है कि जो CN है हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि ये देखें आपको जो 3D में नज़र आ रहे थे ना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नीचे उसके बिल्कुल नीचे देखें अब वो पेयर में हो गए हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में तो ऑलरेडी पेयर था ना, सेकंड में भी पेयर हो गए और थर्ड में पेयर हो गए। ये ऊपर वाले मैंने डी किए हैं। अब डी के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जो थे वो पेयर हो गए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना वो ये होगा कि अब आपने ये देखना है, अब CN है ना हमने बोला ना कि ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब स्टूडेंट वो कैसे होता है कि अब जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना वो मेटल को के साथ उनके साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, ठीक है। अब आप देखो CN6 है ना तो एक CN के पास दो होते हैं, तो आप इसमें देखो अब CN6 तो इसका मतलब है कि इसे 6 ये ऑर्बिटल हाली चाहिए थे, 6 ये इसे चाहिए 2D के। अब इसमें जब हमने पेयरिंग की ना, अब आप पेयरिंग करके देखोगे ना ये जो आपको नज़र आ रहा है ना थर्ड स्टेप में की मैं बात कर रही हूँ, इसमें जब थर्ड स्टेप में पेयरिंग होगी ना तो पेयरिंग करके अब आप फोर्थ स्टेप को देखो तो इसमें क्या हुआ है ना कि ये 3D की पेयरिंग हो गया है। अब ये जो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है ना D2sp3, जब पेयरिंग हुई है ना तो D के दो ऑर्बिटल जो थे ना वो हमारे पास खाली हो गए थे, वैकेंट हो गए, ठीक है। एक S का और 3 P के, हमने 6 ऑर्बिटल चाहिए थे जिसमें लिगेंड आके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओवरलैपिंग करेगा मेटल के साथ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ना D2 मैंने लिखा है D2sp3, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि दो हमारे पास D के यूज़ हो रहे हैं, एक S का यूज़ हो रहा है और 3 P के, तो इसकी जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनेगी ना वो बनेगी D2sp3, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी हमारे पास, ये मैंने आपको शुरू में इसलिए बता दी थी कि अब जब आप करेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। लाइक D2sp3 है ना तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। जब भी आपके पास कम्प्लेक्स के अंदर 6 लिगेंड होंगे तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। आपने बता दी ज्योमेट्री बता दी ऑक्टाहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दी कि इसकी D2sp3 है। नेक्स्ट आपने जो इसमें चीज़ें फाइंड करी है ना वो मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फार्मूला होता है ना वो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। अब यहाँ पर जो एन है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखना है कि आपके पास जो ऊपर बनी है हाइब्रिडाइजेशन, क्या उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अगर तो है तो आपने यहाँ पे फिल कर देना है एन के जगह पे और उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अगर नहीं है तो आपने वहाँ पे ज़ीरो पुट करना है। जब आप ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था तो मैंने ज़ीरो पुट किया तो आंसर मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो आई, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस कम्प्लेक्स की मैग्नेटिक नेचर की बात करो तो मैग्नेटिक नेचर इसकी क्या होगी, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब ये कैसा है, क्या ये आउटर डी ऑर्बिटल है या इनर है? तो अब आप देखो कि इसमें इनर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज़ हो रहा है ना, इनर 3D ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर यूज, सो इसको हम इनर डी ऑर्बिटल बोलेंगे और इनर को हम लीनियर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है और इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, 2s+1 के फार्मूले से। s का मतलब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी के केस में आपने s की जगह अगर एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है, एक अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपने उसकी जगह 1/2 पुट करना है। अब इस केस में कोई भी अनपेयर्ड नहीं था तो मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर 1 आ गया। बेसिकली मैं इसको एक बार आपको बता देती हूँ अगेन, जब भी आपके सामने कम्प्लेक्स आएगा आपने सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी आपने एटॉमिक नंबर देखना है और आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन कर दी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद आपने उस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की उसके बाद आपने उसके मुताबिक उसकी हाइब्रिडाइजेशन कर दी, मतलब Fe +2 आया था ना, तो +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मैंने आपको बोला कि आपने S में से निकालने हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, वो भी हमने सेकेंड स्टेप भी कर दिया। थर्ड स्टेप में अब आपने ये देखना है कि अब जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 3d6 यानी कि 6 में डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, आपने उनको फिल कर देना है डी के ऑर्बिटल्स में। अब 4s में 0 था तो हमने नहीं किया, 4p में भी 0 था। अब आपने फिलिंग करने के बाद जो आपने चौथा स्टेप करना है, आपने ये देखना है कि क्या जो उस कम्प्लेक्स में हमारे पास लिगेंड है क्या वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग कर देगा, ठीक है। अगर वीक लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। इस केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने पेयरिंग कर दी। जब उसने पेयरिंग की ना तो डी के 2 ऑर्बिटल हमारे पास बच गए, वो खाली हो गए, ठीक है। 2 डी के बचे, एक एस का और 3 पी के, ये टोटल मिला के हमारे पास बने 6।
ठीक है। और वहाँ पर आप देखो कि लिगेंड भी 6 हैं, तो वो 6 लिगेंड ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए ना, वो हमने यहाँ पे फिल कर दिए। उसके मुताबिक फिर हमने बता दिया कि इसमें D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल है, मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने आपको बताया कि इस फार्मूले से आपने फाइंड करनी है। फिर अगर आप इनर डी यूज़ कर रहे हो तो उसे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बोलेंगे। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि 2s+1 का फार्मूला है। एस आप तब 1/2 पुट करोगे जब कोई एक आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तब, अगर दो होंगे तो 1/2 + 1/2 ऐसे करके पुट करोगे। और मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये डायामैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा डीपली इसलिए बताया क्योंकि आपने हर एक कम्प्लेक्स में ये स्टेप फॉलो करने हैं और इन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। आपने जब सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो आपने उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है। फिर जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे ना तो आपने ये देखना है कि क्या आप उनकी पेयरिंग करूं या ना करूं। ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? ये लिगेंड। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग हो जाएगी, अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर जब पेयरिंग हो जाएगी फिर आपके पास जितने लिगेंड्स हैं उतने आपके पास वो ये बॉक्स यानी कि ऑर्बिटल खाली चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे आके लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इस तरह आप इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकते हो। इसके अलावा इनर 3D ऑर्बिटल बता सकते हो कि इनर है या आउटर है, क्योंकि इसमें इनर डी यूज़ हुआ है तो इनर ऑर्बिटल होगा। डायमैग्नेटिक भी बता सकते हो और उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बता सकते हो। इसी तरह अगर मैं आपको इस साथ नेक्स्ट एग्जांपल देखूं तो अब आप इसमें देखें, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है। वो हमारे पास Fe है यानी कि 26 उसका एटॉमिक नंबर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिख दी, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ये भी मैंने साइड पे फाइंड की हुई है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो K3 है तो 3 + x यानी कि आयरन की फाइंड करनी है, और Cn A के ऊपर -1 होता है तो 6 के ऊपर -6 होंगे, ठीक है। तो 6 - 3 हो गया। अब हमारे पास Fe +3 है तो +3 का मतलब है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। ऊपर हमारे जंस के फर्स्ट लाइन में 3d6 4s2 था ना, अब Fe +3 का ऊपर +2 का मतलब था कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, +3 का यहाँ पर मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसमें से 2 s में से निकाल दो। मैंने आपको बोला कि आपने डालने भी पहले s में और निकालने भी पहले s में से हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि 2 s में से निकलेंगे और 1 d में से, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाकी इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए थर्ड स्टेप में। अब आप देखें 3d5 बचा ना, वो Fe +3 के केस में, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए। उसके बाद हमारे पास जो 3d5 है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए 4s और 4p था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखना है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर अप होंगे या नहीं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। अगर तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयर अप हो जाएंगे, अगर वीक लिगेंड है तो वो पेयर अप नहीं होंगे। अब आप खुद देखें कि Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सो यहाँ पे पेयरिंग होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। अब आप देखें कि ऊपर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट में क्योंकि डी के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो नीचे अगर आप उनकी पेयरिंग करें तो पहले दो ऑर्बिटल में तो वो दोनों पेयरिंग में होंगे, लेकिन एक बचेगा तो वो एक ऐसे रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास डी के कितने बच जाएंगे वैकेंट ऑर्बिटल, 2 डी के बचे, 1 एस का और 3 पी के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनी वो क्या बनी, D2sp3, क्योंकि 2 डी। अब ये जो D2sp3 है ना, ये लिगेंड ने आके अपने इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि 6 लिगेंड थे तो उसे 6 ऑर्बिटल चाहिए थे, उसमें से 2 हमने डी के यूज़ किए। अब ये डी के हाल ही कैसे हुए, क्योंकि ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो पेयर्ड हो गए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी देखना चाहें, इसकी अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन तो वो हमारे पास D2sp3 होगी। ज्योमेट्री देखें तो ऑक्टाहेड्रल होगी, ये जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया कम्प्लेक्स। उसके बाद अगर हम इसके मैग्नेटिक मूवमेंट देखें तो वो हमारे पास इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपने इस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो वो हमारे पास फार्मूला होता है 2s+1, ठीक है। अब स्टूडेंट इस केस में अगर आप देखें ना तो इस केस में हमारे पास ये वाला जो कम्प्लेक्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है तो अब आप क्या करोगे कि जब एक, ये मैंने ऊपर लिखा भी है कि एस के केस में जब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर रहे होगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपने एस की जगह 1/2 लिखना है, 2 अनपेयर्ड होंगे तो 1/2 + 1/2 लिखना है। अब यहाँ पे आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड की। आपने फिर मैग्नेटिक नेचर, जैसे कि आपको पता है कि पीछे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इस वजह से हम इसे पैरामैग्नेटिक बोलेंगे और इसे हम इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी इनर डी जो है ना वो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड एग्जांपल थी।
एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें अगर आप देखो तो ये आपको कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। स्टूडेंट सेम आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं। आप देखें इसमें, इसमें क्या होगा कि अमोनिया है, ठीक है? ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है? ये कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन कुछ में वीक भी होता है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास निकल है ना, उसका एटॉमिक नंबर 28 है, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइब्रिडाइजेशन की। अब Ni+2 था, तो इसमें +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब 3d8 सिस्टम रह गया। अब आपने D के 5 ऑर्बिटल बनाए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को फिल किया। एक S का बनाया और 3 P के बनाए, ठीक है? अब आपने ये देखना है कि क्या जो D के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या उनकी हम पेयरिंग करें? ये पेयरिंग करनी चाहिए। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? लिगेंड डिसाइड करेगा। लिगेंड अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये क्या करेगा ना कि ये जो डी के अनपेड 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेड कर देगा। पहले 3 तो ऑलरेडी पेड है ना, ये जो 2 अलग-अलग अनपेड है ना, वो उसको एक में ही अनपेड कर देगा। फिर अगर हम देखें तो जब वो एक में पेड हो जाएंगे, ठीक है, तो एक हमारे पास वैकेंट बच जाएगा, एक एस का और 2 पी के। अब यहाँ पर हम 4 ऑर्बिटल को यूज़ कर रहे हैं। 4 को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लिगेंड ही 4 है। जितने बेसिकली लिगेंड्स होते हैं ना, हमें उतने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, क्योंकि उन लिगेंड ने वहाँ पे आके उनके साथ ओवरलैपिंग करनी होती है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना होता है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बनेगी, वो एक डी का यूज़ हुआ है तो डी, एक एस का एस और 2 पी के, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अगर DsP2 होगी तो उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। मैग्नेटिक नेचर अगर आप देखें तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 2s+1 से हम कैलकुलेट करेंगे। चूँकि नो इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एस की जगह हम 0 पुट करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर हम इसमें इसमें हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखें, ठीक है, इसमें, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इधर ऊपर भी आपको बताया था कि स्पिन मल्टीप्लिस अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी होगी, ठीक है? अब यहाँ पर ये 0 आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1/2 इसको फिल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फिर अगर यहाँ पे 0 हो तो वो 1 होगी। यहाँ पे 2 बाय मिस्टेक लिखा गया है, आप इसको ठीक कर लेना। और इसके अलावा ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स है, ये हमारे पास एक इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें भी डी इनर यूज़ हुआ है। और ऐसे ही आपने सब में ऐसे ही आपने प्रोसीजर करना है। बस ये होगा कि जहाँ पर अब एक वीक लिगेंड आ जाएगा ना, वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है? जैसे ये डी ऑर्बिटल पेयर्ड हो जाते थे ना, वहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। आपने वो वाला केस भी करना है, ठीक है? फिर भी अगर आपको उसकी ना समझ आई तो फिर आप वो मुझसे पूछ लें, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स है ना, ये बेसिकली डिसएडवांटेज है वीबीटी का। अब वो कैसे डिसएडवांटेज है, हम इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट, तो CuNH3 × 4Cl2, ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स है। मैंने सेंट्रल मेटल एटम जो था मेरे पास, मैंने उसकी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है? उसके बाद मैंने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की। कॉपर की +2 आई। और स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3D सीरीज़ है ना, उसमें 2 एक्सेप्शन केसेस हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास एक जो कॉपर है और एक हमारे पास इसमें जो है वो कॉपर और क्रोमियम जो है ना, ये हमें जो है वो एक्सेप्शंस शो करते हैं। यानी कि इसमें हमारे पास 4 और 9, D4 और D9 इन्वॉल्व नहीं होता। तो हमारे पास कॉपर चूँकि 9 बनता है ना, तो इसलिए 3D10 कर देते हैं, 3D9 एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है? तो इसमें Cu+2 है। अब ऑर्गन में क्या होगा कि 3D9 4s0 4p। अब इसमें मैंने क्यों एक निकाला, क्योंकि आप देखें कि +2 है ना इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालें, एक एस में से निकल जाएगा और एक हमने डी में से निकाल दिया, ठीक है? अब उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आपने फिलिंग की। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो की आपने, लेकिन अब ये D9 था ना, तो एक अनपेयर्ड था। अब अगर हम क्या करें कि अगर हम उन्होंने क्या किया इस कम्प्लेक्स में कि ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था ना, वो उसको उन्होंने उसको पी के उसमें अगर, क्योंकि अगर हम ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था ना, उन्होंने इसको यहाँ से उठा के पी के ऑर्बिटल में भेज दिया। अगर हम पी के ऑर्बिटल में ना भेजें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड है, ठीक है? तो अब यहाँ पर अमोनिया, तो अब चूंकि अमोनिया कह रहा है एज अ
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एक अमोनिया जो है हमारे पास, अब उसने तो पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो एज अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये मैंने बात नीचे लिखी है। सो वी कांट बैक, हम उसको बैक नहीं करेंगे, वी गो फॉरवर्ड। अब ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था ना, ये उठा के उन्होंने पी ऑर्बिटल में रख दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, अनपेड। तो इसमें मैंने ये साथ में लिखा है कि वी हैव डन दिस अरेंजमेंट विदाउट एनी रीज़न, वी डोंट एक्सप्लेन, कि हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि हमने ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसको उठा के हमने पी के ऑर्बिटल में क्यों रख दिया है, या इसकी क्या रीज़न है, हमने कोई रीज़न एक्सप्लेन नहीं की। इट इज़ नॉट इनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस, ये कोई फेवरेबल प्रोसेस नहीं था जो हमने किया था। लेकिन फिर भी इस कम्प्लेक्स में उन्होंने जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लेके गए वो पी के इस ऑर्बिटल में, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास एक डी का वैकेंट हो गया, एक एस का और दो पी के, तो चार लिगेंड थे, तो उन चारों ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट यहाँ पे कर दिया। लेकिन ये जो हमने अरेंजमेंट किया है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन को उठा के पी में ले गई हूँ, इस चीज़ को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। वीबीटी फेल हो गई थी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए, उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था। और ये कम्प्लेक्स जो है, ये डिसएडवांटेज है वीबीटी का कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया था कि ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन डी से उठा के मैं यहाँ पे पी पे लेके गई हूँ, ये क्यों लेगी, इसकी क्या वजह है, इसकी बिहाइंड क्या रीज़न है, इस चीज़ को वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक डिसएडवांटेज है वीबीटी का। बाकी स्टूडेंट आपने वीबीटी को इसी तरह ही करना है कि आपके सामने कोई भी कम्प्लेक्स आएगा, आपने सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन करनी है। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन तो आपने की, ठीक है, उसके बाद आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के बाद आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि जितने भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपने डी के पांचों ऑर्बिटल में फिल करने हैं। अब कुछ हमारे पास पेड होंगे, कुछ अनपेड होंगे। अब आपने ये देखना है कि आपने उन इलेक्ट्रॉन को पेड करना है या नहीं करना, तो वो डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। आप देखोगे लिगेंड है, ठीक है, अगर तो वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो उनकी पेयरिंग कर देगा, अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं। उसके लिए आपने उतने वैकेंट ऑर्बिटल को करना है, क्योंकि आपको उतने ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि उन लिगेंड्स ने आके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है और ओवरलैप करना है मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो अब हम लिगेंड ने आके उनके साथ ओवरलैप किया। इस तरह फिर आप इसको देखते हुए आप ज्योमेट्री को बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हो। इसके अलावा आप ये बता सकते हो कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक नेचर बता सकते हो कि डायमैग्नेटिक है या पैरा है, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ अनपेड पे। अगर तो एक अनपेड भी होगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अगर सारे पेड हैं तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट आपने फार्मूले से फाइंड करनी है, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसके अलावा आपने ये बता देना है कि इनर डी ऑर्बिटल है या आउटर है, अगर तो वो इनर वाला इन्वॉल्व है तो वो इनर होगा, अगर आउटर है तो वो आउटर वाला होगा। सो सब आपने एग्जाम्पल ऐसे ही करनी है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक पॉसिबल हो ये आपको समझ आ जाए, लेकिन फिर भी किसी को भी अगर किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।